प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 ज्योग्राफी का ये अध्याय जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या। आज के इस अध्याय में हम भौगोलिक समस्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही इस अध्याय में हम प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत के कुछ प्रमुख प्रदूषण वाली बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रदूषण से कैसे निपटा जाए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण है जिसमें हम सभी जीव जंतु रहते हैं और साथ साथ पेड़ पौधे भी उसमें सरवाइव करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सामान्य सा अर्थ है कि पर्यावरण में मानवीय गतिविधियों के कारण अवांछित तत्वों का सम्मिलित हो जाना। पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण प्रमुख रूप से हैं। आइए समझ लेते हैं जल प्रदूषण को। बढ़ती जनसंख्या और उद्योगों के विस्तार के कारण जल की गुणवत्ता का बहुत तेजी से निम्नीकरण हुआ है, यानी यूँ कहें कि जल का बहुत तेजी से ह्रास हुआ है। नदियों, तालाबों, झीलों, नहरों आदि में उपलब्ध जल अब शुद्ध नहीं रह गया, क्योंकि मुख्यतः यही धरातलीय जल के मुख्य स्रोत हैं। और जब इन जल स्रोतों में अवांछित तत्व सम्मिलित हो जाता है तो पानी शुद्ध नहीं रहता। जल के इन स्रोतों में धीरे धीरे प्रदूषण के कण समाहित होते जा रहे हैं। जब जल में इन पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाती है एवं उपयोग योग्य नहीं रहता है। आइए देख लेते हैं कि जो है क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो इसमें एक प्राकृतिक स्रोत है जिसको हम यहाँ पर देख लेंगे, प्राकृतिक स्रोत, और साथ ही साथ मानवीय स्रोत और धार्मिक स्रोत। अगर हम प्राकृतिक स्रोतों की बात किया जाए तो इसमें आप देख रहे होंगे भूस्खलन, अपरदन और मृत पुष्प, ये मुख्य जो हैं कारण हैं। क्योंकि अगर किसी जल स्रोत के आसपास भूमि का कोई भाग स्खलित होकर उस जल स्रोत में समाहित हो जाता है तो इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। अपरदन में भी यही प्रक्रिया होती है कि अगर धरातल का कोई भाग अपरदित होकर किसी जल स्रोत में पहुंचता है तो उससे भी जल दूषित होता है। मृत पशुओं के भी जल स्रोतों में मिल जाने से पानी दूषित हो जाता है। मानवीय स्रोतों की बात की जाए तो औद्योगिक कचरा, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योगों का बहुत तेज़ी से हमने विस्तार किया है, जिस वजह से औद्योगिक कचरे का भी एक बड़ी समस्या हमारे पास सामने है। मानव के द्वारा नदियों में कचरा डालने से भी जल दूषित हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी बस्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नदियों के आसपास बसे हुए हैं और मानवीय गतिविधियों के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं मानव के द्वारा, उनसे निकले अपशिष्ट जल को हम सीधे तौर पर किसी जल स्रोत में छोड़ देते हैं, जिससे कि जल दूषित हो जाता है। और विभिन्न कार्यों में हम कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे भी जल दूषित हो जाता है। और नाभिकीय संयंत्रों से भी जो है पानी दूषित हो जाता है। अगर धार्मिक स्रोतों की बात की जाए तो उसमें मेले हैं, तीर्थयात्राएँ हैं, पर्यटन हैं और जल स्रोतों के किनारे शवों को जलाना, क्योंकि बहुत सारे मेले ऐसे होते हैं जो किसी जल स्रोत के आसपास आयोजित किए जाते हैं। तीर्थयात्राओं के कारण भी जल दूषित होता है। पर्यटन एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है जल स्रोतों के दूषित होने का, क्योंकि प्रतिवर्ष बहुत सारे जो पर्यटक होते हैं वो पर्यटन के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं और जब वो वहाँ जाते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल, ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम कहते हैं, और कुछ चिप्स या अन्य जो है पॉलीथीन युक्त सामग्री वहाँ पर ले जाते हैं और उपभोग करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको किसी जल स्रोत के आसपास या जल स्रोत में छोड़ देते हैं, जिससे जल दूषित होने लगता है। तो इन कारणों से जल प्रदूषित हो जाता है। और जब भी हम इस तरह के जल का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो कई प्रकार की बीमारियां भी जो है होने की संभावनाएं बनी होती हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे
मुख्य तौर पर तो आप देख रहे होंगे जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दस्त है, डायरिया है, कृमि रोग हैं जिसमें आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं, और कुछ बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के उपभोग करने से प्रायः हो जाते हैं। आइए समझ लेते हैं प्रदूषण का अगला प्रकार, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण को धूल, गैस, कुहासा, दुर्गंध आदि की वायु में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। इससे वायु प्रदूषित हो जाती है जो मानव के शोषण योग्य नहीं रहती है। इस तरह की वायु मानव के लिए हानिकारक होता है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में फैले हुए धुएं और गैसों के कारण भी वायु प्रदूषित होती है। आप भली भांति जानते हैं कि जीवित रहने के लिए वायु की नितांत आवश्यकता होती है, और ये जो वायु होती है जिसको आप गैस के तौर पर भी देख सकते हैं, ये हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। और जब भी हम इस तरह के दूषित वायु का श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं तो कई बीमारियां होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ख़ास तौर पर बहुत सारे हानिकारक गैसें हैं, जैसे सल्फर की ऑक्साइड है SO2 जिसको हम कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसे NO2 कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन, सीसा, कुछ ऐसे प्रमुख गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान गैस को दूषित जो है कर रहे हैं। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, रक्त संचार तंत्र संबंधी रोग होते हैं और तंत्रिका तंत्रीय रोग होते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं कि जब भी वायु प्रदूषित होती है तो मास्क लगाने की सलाह जो है लोगों को दी जाती है ताकि जो है इस तरह की बीमारियों से जो है बचा जा सके। आइए प्रदूषण के अगले प्रकार को देख लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि जो मानव की सहन शक्ति से अधिक एवं असहज ध्वनि को हम प्रदूषण कहते हैं। आमतौर पर जो है मानव के पास जो है सुनने की एक सहन शक्ति है, एक सीमा है। जब कोलाहल उस सहन शक्ति से अधिक हो जाता है, जब असहनीय हो जाता है तो उस स्थिति को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो उद्योग हैं, लाउड स्पीकर हैं, हॉर्न हैं और तेज़ आवाज़ वाले वाहन हैं। रेल एवं हेलीकॉप्टर को इसमें हमने शामिल किया है, और तोड़फोड़। आपके आसपास बहुत सारे जो हैं निर्माण संबंधी कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहे हैं, तो उस दौरान बहुत सारे तोड़फोड़ के काम होते हैं जो ध्वनि प्रदूषण के कारक हैं या ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। तो आइए जान लेते हैं नगरीय अपशिष्ट का निपटान कैसे करें। कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की नितांत जो है कमी है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष जो है ग्रामीण क्षेत्रों से उठ करके नगरीय क्षेत्रों की ओर रोज़गार की तलाश में जाते हैं, अपनी आजीविका की तलाश में वहाँ जाते हैं। नगरीय अपशिष्ट को अलग करने में समस्या आती है क्योंकि आमतौर पर सब्जियां, धातु, प्लास्टिक सब एक साथ फेंका जाता है। यानी कि अगर संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो जैविक और अजैविक कूड़े को एक साथ फेंका जाता है, जिसको अलग करने में काफ़ी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं। अगला देखेंगे, नगरीय अपशिष्ट के लिए भराव स्थल की भी समस्या है क्योंकि कचरा अत्यधिक मात्रा में होता है। नगरों में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ के संसाधनों पर उस जनसंख्या का दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ी मात्रा में वहाँ कचरा जो है निकलता है। नगरीय अपशिष्ट से बदबू आती है, दुर्गंध आती है और इससे कई महामारियाँ फैलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। नगरीय अपशिष्ट से जल, वायु एवं भूमि प्रदूषित होती है। यानी कि अगर ये नगरीय अपशिष्ट किसी जल के संपर्क में आते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है, वायु के संपर्क में आने पर वायु प्रदूषित हो जाती है और भूमि के संपर्क में आने पर भूमि प्रदूषित हो जाती है। आइए ग्रामीण शहरी प्रवास पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होता है। नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अत्यधिक मांग होती है और रोजगार के अधिक अवसर भी होते हैं। यही वजह है कि लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। भारत में नगरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि छोटे और मध्यम नगरों में रोजगार के अवसर का
अवसर कम उपलब्ध होते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर अपनी आजीविका के निर्वहन के लिए शहरों की ओर प्रवास करते हैं। यह ग्रामीण जनसंख्या के सामने एक चुनौती भी है और उनकी मजबूरी है कि रोज़गार के अभाव के कारण उनको शहरों की ओर जाना ही होता है। और जब वो शहरों की ओर जाते हैं तो कई समस्याएं वहाँ पर उजागर होती हैं। उनमें एक समस्या है गंदी बस्तियों की समस्या। इन बस्तियों में वे लोग रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आजीविका की तलाश में नगरों की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर होते हैं। वे नगरों की ऊंची किराए के मकान एवं महंगी ज़मीनों के कारण गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं और छोटे मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधा, शिक्षा का अभाव, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा का अभाव, भीड़ भाड़, संकरी गलियाँ, जल निकासी का अभाव एवं शौचालय का अभाव इन मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्याएं हैं। और जैसे जैसे नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता ही जा रहा है, गंदी बस्तियों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। अतः इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यह बड़ा सोचनीय और चिंतनीय है। भूमि निम्नीकरण, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भूमि के उपजाऊपन की गुणवत्ता में कमी का आना ही भूमि निम्नीकरण है। भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हो सकते हैं? इसमें एक कारण हो सकता है अत्यधिक सिंचाई। जब हम भूमि पर अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो उसमें लवणता का गुण आ जाता है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊपन का कुछ गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। प्रदूषण, जल से सिंचाई करना, कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि जलाभाव हो जाता है, पानी की नित्यांत कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम सिंचाई के लिए प्रदूषित जल का ही उपयोग करते हैं, जिससे भी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है और उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अम्लीय वर्षा एक बेहद चिंतनीय विषय है, क्योंकि लगातार हानिकारक गैसों की सांद्रता हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है और जो कि अम्लीय वर्षा के रूप में हमारे धरातल पर दृष्टिगोचर होता है, जो कि बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए और पर्यावरण के लिए बेहद घातक है। और चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी कई बार जब हमारे मिट्टी के संपर्क में आता है तो उससे भी भूमि के उपजाऊपन का जो गुण होता है वो नष्ट हो जाता है।